10 मई ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब पाकिस्तान को एक बार फिर यह एहसास हुआ कि अगर आज उसने कुछ भी किया तो भारत सिर्फ गोलियों तक रुकेगा नहीं बल्कि पाकिस्तान के विनाश की एक नई परिभाषा लिख देगा, जिसमें बर्बादी की तस्वीरें हो सकती हैं, जिसमें टूटी हुई व्यवस्थाएं होंगी, जिसमें घुटने टेक चुकी पाकिस्तानी फौज होगी और जिसमें हो सकता है एक नया दुनिया का नक्शा जिसमें पाकिस्तान की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया जा चुका हो। यानी जिस डर से पाकिस्तान की संसद में सांसदों की टांगें कांप चुकी थी, वो सब पाकिस्तान के सामने होता और यही वजह कि रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तान के जनरल्स ने हिसाब किताब को बंद किया, सीधा फोन उठाया और फोन उठाया गया सीज फायर की गुहार के लिए। फोन डायल करने से पहले पाकिस्तान इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुका था कि भारतीय सेना सिर्फ पहलगाम में बदले के रूप में आतंकियों का सफाया नहीं कर रही है, बल्कि अगला कदम भी भारतीय सेना तय कर चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी एक्सप्लेनर। आर्मी चीफ ने एक एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज हम उसी का मतलब समझेंगे और जानेंगे कि 10 मई को ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर की गुहार लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न्यूक्लियर धमकी का सच सामने आ चुका है। फिलवक्त एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या चल रहा है। जिन आतंकी कैंप्स को खत्म किया गया, क्या वो वापस जिंदा हो रहे हैं? चीन और बांग्लादेश वाले ईस्टर्न बॉर्डर पर क्या चल रहा है और भारतीय सेना कैसे खुद को रिफॉर्म कर चुकी है। आप और हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई को हुई। यह ऑपरेशन 10 मई तक चला। प्रैक्टिकली ऑपरेशन सिर्फ 4 दिनों का था, लेकिन असर यह कि पाकिस्तान आज तक संभल नहीं पाया। असर को जानने के लिए फिजिक्स में एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पाकिस्तान के ऊपर हुए असर को इसी फॉर्मूले से आज नापेंगे कि हमला कितना तगड़ा था और डिस्प्लेसमेंट यानी पाकिस्तान के अंदर तबाही कितनी हुई। तारीख शुरू करते हैं 7 मई। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने मिलकर कुल 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। ये वो कैंप जहां पहलगाम हमले से जुड़े आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। भारत ने उसी वक्त ये साफ किया कि एक नॉन एस्केलेटरी एक्शन है, यानी भारत जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन जवाब देना तो जरूरी था, दिया गया। लेकिन इस जवाब के ठीक बाद पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन हुआ। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग तेज की गई, आर्टिलरी गन सामने आ गई। इस पूरे टकराव में नुकसान भारत को हुआ, कुछ एयरक्राफ्ट गिरे और इस बात को आर्मी चीफ ने खुद स्वीकार किया। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को डोमिनेट किया, जिस तरीके से हालात को अपने कंट्रोल में किया, वो पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था, अप्रत्याशित था। खासतौर पर एलओसी और आईबी पर भारतीय आर्टिलरी फायर ने पाकिस्तानी सेना को भारी दबाव में डाल दिया। अगर आप मैप को देखेंगे तो अखनूर के आगे एक सेक्टर पड़ता है, नाम है परगवाल सेक्टर। यहां पाकिस्तान की जमीन एक तरीके से भारतीय इलाके में, मतलब यह कि 3 तरफ से भारतीय सेना की पकड़ में जमीन आती है और यहीं पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सियालकोट जिले में लोनी पोस्ट और आसपास के इलाकों में भारतीय सेना की गोलीबारी ने पाकिस्तानी पोजीशंस को बुरी तरीके से तोड़ा। राजौरी और पुंछ सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से भारी फायरिंग हुई, लेकिन जवाब उससे कई गुना भारी दिया गया। हालांकि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से ही एलओसी पर लगातार टेंशन थी, लेकिन 7 मई के बाद यह हालात पूरी तरीके से बदले। दोनों तरफ से हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल शुरू किया गया और उस समय हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही थी कवरेज के दौरान, उनके मुताबिक पाकिस्तानी सेना के फेटल कैजुअलिटीज करीब 100 के आसपास पहुंच चुकी थी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने उसी बात को ऑफिशियली कंफर्म भी किया। आर्मी चीफ ने बताया कि 13 से 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उस दौरान जो गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, उनकी लिस्ट का एनालिसिस करने पर दिखाई पड़ता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा जवान मारे गए। यानी आंकड़ा भारत का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड भी। अब आते हैं 10 मई पर। यह वो दिन है जिसने कहानी का एक नया अध्याय लिख दिया। ऑपरेशन सिंदूर कवर करते वक्त हमें लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि पाकिस्तानी सेना अपनी फॉरवर्ड पोस्ट, जिन्हें बीओपी कहा जाता है, उनको खाली कर रही है। वो अपनी पोस्ट छोड़कर के 5 से 10 किलोमीटर पीछे सिविलियन इलाकों में जा रही है और वहां आर्टिलरी गन को तैनात कर रही है। वजह उनका वो आकलन कि 9 और 10 मई की रात भारतीय सेना एलओसी और आईबी क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर घुस सकती है
और शानदार बात यह कि आर्मी चीफ ने इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म किया कि अगर राजनीतिक नेतृत्व से आदेश आ जाता, यानी सरकार कह देती, तो भारतीय सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। भारतीय सेना का मोबिलाइजेशन हो चुका था, ट्रूप्स अलर्ट पर थे और इसी से पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ा और इसी डर में पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की रिक्वेस्ट की। अपनी इस एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने साफ शब्दों में यह भी कहा कि सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से मांगा गया था, भारत की तरफ से नहीं। यानी इसके अलावा जितने आकलन थे, जितने अंदाजे थे, जितने एलिगेशन थे, उन पर आर्मी चीफ ने पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन हमारे मन में सवाल न्यूक्लियर धमकी को लेकर भी लगातार रहा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल भी पूछा गया। आर्मी चीफ ने चंद शब्दों में जवाब दिया कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरता नहीं है। मतलब यह कि धमकी से माहौल बनाने की कोशिश हुई, जरूर हुई, लेकिन भारत ने उस पर कोई ध्यान दिया नहीं। अब एक और सवाल आता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी कैंप खत्म हो चुके हैं? तो इसका भी जवाब है, और जवाब है नहीं, लेकिन उसके साथ शर्तें भी। आतंकी कैंप पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए, लेकिन हाल वैसे नहीं है जैसे पहले थे। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा अपने कई कैंप एलओसी के पास से हटा करके खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान की तरफ शिफ्ट कर चुका है। आर्मी चीफ ने यह भी बताया कि फिलहाल कुल 8 आतंकी कैंप एक्टिव हैं, 6 एलओसी पर हैं और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर, खासतौर पर जम्मू सेक्टर। इन कैंप्स में करीब 100 से 125 आतंकी मौजूद हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन सबसे अहम यह भी कि कश्मीर में लोकल मिलिटेंट्स की भर्ती लगभग खत्म हो चुकी है। आपको याद होगा, अखबारों में छपते थे आर्टिकल कि जाने कितने नौजवान हैं जो कि भर्ती हो रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप में। बीते 1 साल में, इस पूरे साल में सिर्फ एक मामला सामने आया जहां किसी लोकल लड़के ने आतंकी संगठन ज्वाइन किए हो। एक समय था जब बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद सैकड़ों की संख्या में लोकल रिक्रूटमेंट हुई। आज वो संख्या लगभग 0 हो चुकी है। लेकिन एक और बात जो चर्चा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो है ड्रोन वॉरफेयर को लेकर के। ऑपरेशन सिंदूर ने इसे भारतीय संदर्भ में पूरी तरह बदल दिया कि ड्रोन सिर्फ निगरानी का टूल नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा अटैकिंग सिस्टम है, हथियार सिस्टम है। और इसलिए अब हर बटालियन में एक स्पेशल ड्रोन प्लेटून बनाएगी। इनमें रिकॉन ड्रोन है, रिकॉन ड्रोन ऑपरेटर है, लॉटरिंग म्यूनिशन है, एक्सपर्ट्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम चलाने वाले जवान हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज भारतीय सेना इस्तेमाल होने वाले करीब 90% ड्रोन खुद बना रही। पहले जो ड्रोन बाहर से मंगाते थे, महंगे होते थे, सीमित संख्या में मिलते थे। अब लक्ष्य है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना 1 लाख ड्रोन तक तैनात कर सके, और इसी के साथ भारतीय सेना में बड़े स्तर पर रीस्ट्रक्चरिंग भी चल रही है। आर्मी चीफ ने कंफर्म यह भी किया कि 13 भैरव कमांडो बटालियन बनाई गई, जिसे आपने आर्मी डे परेड में देखा भी होगा। ये लाइट इक्विप्ड हाई मोबिलिटी कमांडोज यूनिट होंगी जो घातक प्लेटून और पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच गैप को पूरा करेंगी।